अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ये समझाने के लिए। लेट अस से कि दो ब्लॉक हैं, एक मास m1 का, एक m2 का। m2 m1 के ऊपर रखा हुआ है और इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है, बट ग्राउंड और m1 के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो ओवर द कोर्स ऑफ द कुछ मतलब जब फ्रिक्शन फोर्स लगती है F लगाते हैं हम, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये जो m2 है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है और मतलब ये तो कुछ डिस्टेंस मूव हो ही जाता है, टोटल सिस्टम मतलब कुछ x डिस्टेंस तो मूव हो ही जाता है, बट उसके अलावा रिलेटिव टू m1 m2 कितना मूव करता है, d डिस्टेंस मूव कर जाता है। तो उस केस के अंदर हम एनालाइज करते हैं कि हम इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी F डॉट x, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ पर आया, x डिस्टेंस मूव करा, तो F डॉट x। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये नेगेटिव साइन है, मतलब क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है वो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन होती है ये एक्चुअली में नेगेटिव होती है। जब भी आप फ्रिक्शन का वहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन हमेशा ड्यू टू फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस साइन, और ये यहाँ पे माइनस आया, और F डॉट डी क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लग रही है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मूव करा उसकी वजह से ये लग रहा है। और एक नेगेटिव समझाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये नेगेटिव क्यों आया, मतलब अगर देखें तो क्योंकि जब फोर्स इसके ऊपर आगे लग रही है तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आगे लग रही है, ठीक है। ये एक्चुअली में आगे लगती है, इसी वजह से तो ये आगे जाता है, ये मैंने आपको पहले एग्जांपल्स में समझा रखा है। बट उसके अलावा आगे लगने के अलावा जो डिस्टेंस है ये पीछे को जा रहा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले, अगर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, बट अब अगर इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट पे था तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर जो इसकी वेलोसिटी हो गई, प्लस डेल्टा u। अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि F डॉट x जो है, जो एक्सटर्नल वर्क डन हमको करना पड़ा, वो वो कहाँ जाके स्टोर हुआ। एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी थोड़े टाइम बाद, उसमें जाके कंजर्व हो गया। और एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो फ्रिक्शन की वजह से पर जो वर्क करना पड़ता है ये कहीं पे स्टोर नहीं होता, तो ये एक्चुअली हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो हमको वर्क डन एक्चुअली में करना पड़ा, फाइनल पॉइंट पे देखें तो हमको जो वर्क डन करना पड़ा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, एक उससे क्या हुआ, एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई और हीट डिसिपेट हो गई। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसके अंदर क्या है कि एक ब्लॉक है, उसको एक पाथ पे लेके जा रहे हैं, ये जो पाथ है, और जिसका x डिस्टेंस l है और y डिस्टेंस h है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमेशा ऐसे लग रही है कि इस जो सरफेस है उसके अलॉन्ग या उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। मतलब हमेशा इसके इस साइड में लगेगी। अगर मास ऐसे पड़ा है, m पड़ा है ऐसे, तो इसके हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगी, ना कि कुछ और डायरेक्शन में, मतलब, ठीक है। तो F इज ऑलवेज टेंजेंशियल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स F, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। अब हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे लेट अस से कि इसका जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, कोई भी एक पार्ट है, कभी भी एक मोमेंट है, जब ये थीटा सरफेस का जो एंगल है वो थीटा है, उस पर हम एनालाइज करते हैं तो क्या आएगा, एक तो F ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, n इधर, mg नीचे एंड म्यू n इधर। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाते हैं, वो क्या बनेगी, F इज इक्वल्स टू अब इसके अंदर एक और चीज दी हुई है, दैट द रेडियल एक्सेलरेशन एज वेल एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट ऑल द पॉइंट्स इज जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हर एक जगह जीरो है, तो ये ध्यान में रखें। एंड अब हम इक्वेशन बनाई तो F इज इक्वल्स टू म्यू n प्लस mg, इसका कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा और इधर की जगह आएगा mg कॉस थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई जो बैलेंस कर रही है n इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा।
तो यहाँ पे n की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाली तो हमको f की वैल्यू मिल गई इज इक्वल्स टू mg म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर ये जो पार्ट है ये कुछ इसी कंपोनेंट पे जरा सा डिस्टेंस ds मूव करता है, मतलब अगर ये जो पार्ट है ये यहाँ से ये ds डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये अगर ds है और ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये ds है तो ये ds साइन थीटा और ये dx क्या होगा, ds cos थीटा। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, ये हमारी एक इक्वेशन है कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है, इनको ध्यान में रखें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू f डॉट ds। अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, कोई कॉस वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन हमेशा चेंज नहीं हो रही। तो वर्क डन को हमने इंटीग्रेट करा, अब f की वैल्यू डाली mg म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ds। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा जो है ये वेरिएबल है, इसके अंदर थीटा जो है वो वेरिएबल है और जो ds है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो mg तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है। अब ds होता है cos थीटा से मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ये ds है, ये ds है। तो अभी यहाँ पर आपने देखा कि dx क्या है, ds cos थीटा एंड dy ds sin थीटा। तो ds sin थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे dy और ds cos थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, तो dx कितना मूव करता है, l, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दी l, तो ये आ गई म्यू l। और dy कितना मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आने में y की वैल्यू कितनी है, h। तो जो हमारा टोटल वर्क डन आ गया दैट इज इक्वल टू mg h प्लस म्यू l। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल नंबर 14 ऑफ ए बुकलेट। स्प्रिंग की प्रॉब्लम है, स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स क्योंकि आपने पहले नहीं कर रखी, मैंने एनालाइज की होता क्या है स्प्रिंग्स के केस के अंदर। इस केस के अंदर क्या है कि एक स्प्रिंग जो है दिस इज अटैच्ड टू अ वॉल और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड दिस इज अटैच्ड टू अ मास ब्लॉक A ऑफ मास m, और ये ब्लॉक A एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो कि एक पुली के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक B से अटैच्ड है जिसका मास 2m है। Now we have to find the maximum extension in the spring and the speed of the block A when the extension in the spring is x is equals to x maximum upon 2, ठीक है। अब पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि इसमें होता क्या है। ये भी गिवन है कि इनिशियली ये अनडिफॉर्म्ड लेंथ है, ठीक है, यानी इनिशियली ये अनडिफॉर्म्ड है, यानी इनिशियली कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा होगा कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर पहले फोर्सेस देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर नीचे 2mg फोर्स लग रही होगी, ठीक है। T तो एक इंटरनल फोर्स है, टेंशन, ये टेंशन इसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा होगा और इसकी वजह से यहाँ पर एक, जब ये आगे मूवमेंट होगी तो इसके अंदर एक्सटेंशन होगी, ठीक है। जब ये एक्सटेंड करेगा, लेट अस सपोज कि ये x मूव कर गया, तब एक kx फोर्स धीरे धीरे इसके पास पीछे लगने लगेगी, ठीक है। उस पॉइंट तक जितना ही x आगे मूव कर रहा है उतना ही ब्लॉक x आगे मूव कर चुका होगा, ये भी नीचे x मूव कर चुका होगा, ठीक है। अब कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब kx विल बी इक्वल्स टू 2mg, ठीक है। अब हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करनी है। जनरली अगर आप पहली बार प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब जब kx इज इक्वल्स टू 2mg हो जाएगा तो हम x की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं 2mg अपॉन k, तो ये आपकी मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी, ठीक है। जनरली बच्चे यही सोचेंगे, अगर आप प्रॉब्लम को आराम से बैठ के एनालाइज करें तो आप यही सोचेंगे, व्हिच इज रॉन्ग। ये जो x हमारा आता है ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बट नॉट द, इससे हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं आता, क्योंकि लेट अस सपोज कि ये ब्लॉक यहां से यहां तक आ गया, ये एक्सटेंशन हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पोजीशन पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 2mg बाय
के, ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ये लग रही थी और इसको पीछे पुल करने वाली कौन सी फोर्स है, सिर्फ के एक्स है, टी तो एक इंटरनल फोर्स है। ऑलराइट, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट जब इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम एक्सपैंड कर गया और इसके बाद ये एक्सपैंड, मतलब इसके बाद ये नीचे और नहीं जा सकता है। ब्लॉक बी, लेट अस सपोज कि मैक्सिमम एक्सटेंशन किसी एक पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट के बाद ये नीचे नहीं जा सकता। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर इसकी कुछ वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होती तब भी ये नीचे जा रहा होता, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो गई, इसका मतलब ये अब और नीचे नहीं जा सकता। अब इसके पास नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी नेट ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। नाउ v इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसको हम और स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसका मतलब ये दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे जा रहे थे। इसकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट पे, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। नाउ मैक्सिमम एक्सटेंशन इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 2mg/k होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विल बी जीरो, यानी और व्हाट वी कैन से इसकी नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विल बी जीरो। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगी, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिर रहा था तो नेट इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली। एक्सेलरेशन तो जरूर जीरो है, बट इसके पास इस वक्त कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। उस वेलोसिटी की वजह से ये अभी नीचे जाएगा और नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी। धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होगा, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखते थे कि जब मैक्सिमम हाइट अपनी वो अटेन करता था, ठीक है ना, इसके पास कुछ वेलोसिटी होती थी ऊपर की डायरेक्शन में u sin अल्फा। यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट करता था। इसका मतलब ये इतना हाइट रीच कर जाता था जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है। नेट फोर्स इसके पास हमेशा नीचे की तरफ लगती है, लेकिन इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी थी। सिमिलर केस यही है कि यहां पर फोर्स तो जीरो है, बट जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट जीरो, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। अब धीरे धीरे जैसे ही नीचे जाएगा, kx की वैल्यू, ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये और एक्सपैंड करता रहेगा, इसकी और वैल्यू बढ़ती रहेगी और फोर्स इसके ऊपर नेट लगती रहेगी, व्हिच विल बी kx माइनस 2mg। इतनी फोर्स इसके ऊपर हर पॉइंट पे लगती रहेगी, kx माइनस 2mg नेट ऊपर की डायरेक्शन में। दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a, तो इज इक्वल टू a। इतनी एक्सेलरेशन इसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे ये x नीचे मूव करता रहेगा, kx की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, kx की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी जीरो होगी और फिर भी एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में लगी होगी, फिर नेट क्या होगा कि ऊपर मूव करेगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कब हो रहा है, जब वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके या फिर न्यूटन लॉस का यूज करके हम क्या करते हैं, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियली क्या था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी जीरो थी, धीरे धीरे यहां से इसने मूव करना स्टार्ट करा था और इसमें एक्सटेंशन जीरो था, ठीक है। सो इनिशियली जीरो था, फाइनली क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आ गया, यानी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, व्हिच वाज हाफ k x², और ये आगे मूव कर गया। इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है, यानी इसकी जो नेट अभी भी एनर्जी है टोटल जीरो है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। इसमें क्या है, इसकी यहां पर v0 थी, यहां पे भी v0 है, बट क्या हुआ है कि इतनी जो xm है, यानी मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ठीक है, जितने आगे मूव करोगा उतना ही नीचे मूव करोगा, इसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। यानी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बी पॉइंट इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी mg xm। दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 2mg xm, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बी हुआ है। दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ k xm², ठीक है। तो xm से xm कैंसिल हो गया, xm की वैल्यू आपकी आ गई 4mg/k। सो दिस इज द वे टू प्रोसीड। अब अगर कभी भी आपको प्रोसीड करना है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, तो आपको क्या देखना होता है कि इसके ज्यादा
एक्सपैंड नहीं हो रहा हो, यानी वेलोसिटी की टर्म्स में आपको सोचना पड़ेगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए व्हेन एक्सटेंशन इज x इज इक्वल्स टू xm/2, यानी xm/2 यानी x इज इक्वल्स टू 2mg/k। इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल्स टू 2mg/k पे आप क्या करेंगे कि लेट अस सपोज कि यहां पे कहीं पे है, अब आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे। एक्सटेंशन कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 2mg/k। अब इसकी जो इस पॉइंट पे, अब यहां पर तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, यही हमको फाइंड करना है। और जितनी इसकी वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी इसकी होगी, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो मतलब अनस्ट्रेचेबल है। इसका मतलब द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? 2mg into x is equals to the loss in potential energy is equals to the gain in kinetic energy half of, मतलब ये तो लॉस हो गया। अब गेन क्या क्या हो रहा है? एक तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ये भी हो रहा है, ठीक है ना, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, वो कितना हो रहा है? हाफ ऑफ 2m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, वो कितना हो रहा है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या थी? ये 2mg/k, ठीक है, तो इससे आया 2mg इंटू 2mg/k इज इक्वल टू 3/2m v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2mg का स्क्वायर बाय k। ऑलराइट, इसको आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो क्या बचेगा? हाफ ऑफ 2mg का स्क्वायर अपॉन k, दिस इज इक्वल टू 3/2m v स्क्वायर। ऑलराइट, तो v की वैल्यू क्या आएगी? v विल बी इक्वल्स टू, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, v विल बी इक्वल्स टू 2/3 g स्क्वायर m अपॉन k, ये v स्क्वायर की वैल्यू होगी, और v will be square root of v is equals to g square root of 2/3 m by k. So this is the velocity. All right.